पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हुई। बड़ी जीत ये छात्रों की रही। धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिन इस्तीफा दिया, देश के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब संसद में पेपर लीक माफिया के खिलाफ नया बिल आ रहा है और क्या इस नए बिल को लेकर सरकार को विपक्ष का सहयोग मिलेगा? संसद सत्र का पहला हफ्ता पेपर लीक मसले की वजह से धुल गया। विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। राहुल गांधी विरोध का सुर प्रधानमंत्री आवास तक लेकर गए। इस एक मसले पर विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेरने में सफलता पाई। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद सामान्य तौर पर चल सकेगी? क्या जो जनता का पैसा इस देश की संसद को चलाने में लगता है, उस पैसे की कद्र करते हुए इस देश के माननीय सांसद काम करेंगे? पेपर लीक के मसले पर बैकफुट पर आई बीजेपी संसद में विपक्ष का मुकाबला किस तरह से करेगी? क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का धंधा हमेशा बंद होगा? क्या पेपर लीक माफिया अब शिकंजे में आ सकेगा? हल्ला बोल में आज हम यही चर्चा करेंगे। गए प्रधान, थमेगा संसद का घमासान। लेकिन बहस से पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब सन्नाटा है। धरना खत्म हो चुका है, तंबू हट चुके हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सियासत की अगली किश्त अभी बाकी है। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की ये तस्वीरें फिलहाल विपक्ष के हाथ लगा पुख्ता सबूत है। विपक्ष की सियासत का मौजूदा ब्लूप्रिंट है। सवाल है कि जिनका जवाब राहुल गांधी गृह मंत्रालय से मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिनमें 5 सवाल दर्ज हैं। पैलेट गन की मंजूरी किसने दी? पुलिसिया कार्रवाई का आदेश किसने दिया? जंतर मंतर पर सादे कपड़ों वाले कौन थे? छात्रों पर बल प्रयोग क्यों हुआ? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. अब कांग्रेस समेत विपक्ष की रणनीति साफ है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को वो अंत नहीं बल्कि शुरुआत बता रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद में सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सरकार जवाब देगी। So that is going to be a major issue in Parliament. उधर सरकार भी पूरी तैयारी में है। कल यानी सोमवार को संसद में केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। विधेयक का नाम पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना मौजूदा कानून की तुलना में काफी ज्यादा है। इसका मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संगठित अपराधियों पर नकेल कसना है। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। बिहार में पुलिसिया कार्रवाई कटघरे में है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से गोली चलाने का आरोप लगाया। यूरोप दौरे से पटना लौटते ही तेजस्वी ने सियासी बंदूक सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ तान दी और चुनौती दे डाली। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है। लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तेजस्वी यादव के इन आरोपों का जवाब देने वो प्रवक्ता सामने आए जो ताजा RJD से बीजेपी में शामिल हुए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है। एक और सम्राट चौधरी जी समृद्ध बिहार बनाने में लगे हैं। 14 करोड़ बिहार वासियों के
सपनों को साकार कर रहे हैं और दूसरी ओर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी देश से ही फरार विदेश घूम रहे हैं जब बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। बिहार से लेकर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की आवाज भले ही थम गई हो, लेकिन अब असली राजनीतिक मुकाबला संसद के भीतर होगा। कल संसद में बहस सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं होगी, सवाल होगा कि लोकतांत्रिक विरोध की सीमा क्या है, पुलिस की कार्रवाई कितनी उचित थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पेपर लीक के खिलाफ सरकार जो बिल ला रही है वो सर्वसम्मति से पास हो पाएगा या फिर छात्रों को मोहरा बनाकर सिर्फ सियासत होती रहेगी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं और संगीत रागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। देखिए आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही पड़ा। सवाल यह है, चर्चा कई लोग कर रहे हैं कि भाई पहले होना चाहिए था, ये हुआ जब आप झुके, अंत में झुके, तमाम बातें, लेकिन मुझे लगता है ये छात्रों की सबसे बड़ी जीत है क्योंकि उनको एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए था। उनका गुस्सा इस बात से था कि एग्जाम लीक हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है और उनकी मेहनत, उनकी जो सब कुछ है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। बच्चों की जान जा रही है, कोई परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अब इस तरह के लीक्स की गुंजाइश है नहीं। फुल प्रूफ सिस्टम बनाना आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी बन चुकी है। चैलेंज बहुत गंभीर है। अब ये जो नया बिल, नया कानून आप लेकर आ रहे हैं, कैसे संसद चलेगी, कैसे आप लोग इसको सुनिश्चित करेंगे, ये बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे अंजना जी, छात्रों के भविष्य से कभी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छात्र हमारी प्राथमिकता में थे, हैं और रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अपने रात के भी वीडियो संदेश में, कल के भी वीडियो संदेश में। और झुकना या सरकार को झुकाना या इस्तीफा देना, हार गए जीत गए, ये सब क्षणिक खुशी जिनको लेना है लेते रहे। यहाँ पे ये कोई नहीं देख रहा है कि इसी नीट को हमने दोबारा रीनीट करवा के 21,50,000 छात्रों का भविष्य को सुनिश्चित किया। हमने 1.5 लाख छात्र जो आज क्वालिफाई कर गए वो काउंसलिंग में जा रहे हैं। अगले साल से कैसे फुल प्रूफ सिस्टम होगी इस पे मंथन शुरू हो गया। एनटीए की पूरी व्यवस्था बदल दी हमने इतने ही दिनों में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हर जगह पे और हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि स्टेट्स में जो लीक हो रहे हैं उस पर भी हम कैसे अंकुश लगाएं। तो मामले की गंभीरता को उसी से समझिए कि जब प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पे इसमें मोदी जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी की जीत और किसी की हार से कोई प्रश्न उठना चाहिए। ठीक है, जिनको अपना, हमारे राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उस व्यक्ति से इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा था। 10 दिन से ये जो हंगामा चल रहा है उसमें देश का जो नुकसान हो रहा है और इसके कारण विश्व में जो भारत की छवि हो रही है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह प्रोटेस्ट क्या भारतीय कर रहे हैं? ये सब तो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, टूल किट है, वो ये चीज देख रहे हैं। क्यों मौका दें हम किसी को? ये देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि इसी आंदोलन की वजह से आज आपकी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से भी बात की है। बीते दिन जो भी फैसला हुआ, इधर प्रधानमंत्री एंगेज कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे भी वहां पर पहुंचे हैं। सबको टूल किट कह के मत हवा में उड़ाइए, इसकी गंभीरता को समझिए आप लोग। बच्चे भी वहां पर भारी तादाद में पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये जरूर है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर घुसे जिन्होंने जानबूझकर पूरे प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, साजिश रची, लेकिन ये साफ है कि वहां बच्चे थे, सब टूल किट नहीं है। सब टूल किट मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे थे इसलिए तो हम वार्ता भी कर रहे थे। छात्रों का भविष्य पे सवाल था इसलिए तो हमारी वार्ता भी हो रही थी। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ इन्वॉल्व थे क्योंकि हमारे छात्र, हमारे लोग हैं। लेकिन हमारे लोग के साथ अगर गलत लोग भी घुस गए हैं तो किसी चीज को मोमेंटम देने के लिए ये घुसे हुए हैं और उस मोमेंटम में देश का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे अवांछित व्यक्तियों को, अवांछित टूल किट को भी एक्सपोज करना जनता के सामने उतनी जरूरत है। आज वहीं के बच्चे वहां पे बोल रहे हैं कि हम जब वहां गए इस छात्र में प्रदर्शन में तो वहां तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। ये तो हम नहीं कह रहे, ये आप ही का आज तक भी दिखा रहा है, सब कुछ चैनल दिखा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों का भविष्य जरूरी है या किसी का ईगो? सवाल ये उठता है कि इस मामले से किसी को राजनीतिक फायदा कितना मिल रहा है, राजनीतिक नुकसान है, ये देखा जाए या ये इंश्योर किया जाए कि भारत की छवि और भारत का भविष्य जो उसके बच्चे हैं उनका हर तरह से सुरक्षा की जाए। सरकार की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? तो सरकार की पहली प्रायोरिटीज थी कि छात्रों को संतुष्ट करके ये आंदोलन वापस करके एक पूरे सिस्टम का समाधान निकाला जाए। जब आग लगती है तो सबसे पहले आग बुताने की जरूरत होती है। किन कारणों से आग लगा,
क्या भविष्य में करें कि आग न लगे, ये सब बात की बात होती है, लेकिन पहले आग को कंट्रोल, जो कि मुझे लगता है कि हमने इफेक्टिवली तौर पे अब करना शुरू कर दिया है। और ये देश की जरूरत है। देश के तमाम युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे कोई वर्ग हो, सब यही चाहता था कि सरकार इसमें फ्लेक्सिबल रहे, सरकार सबसे बातचीत करे, सारे पक्षों को संतुष्ट करे। और सरकार की जिम्मेदारी भी है, भाई आप देश चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, उसी का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पर आते हैं अभय दुबे जी। देखिए, इस बार जिम्मेदारी आपकी भी होगी, क्योंकि अगर ये बिल लागू होना है, अगर बातचीत आगे बढ़नी है, तो अब मतलब समाधान पर भी नजर है आप लोगों की या नहीं है? या मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड गोल था और वो हो गया? अभय जी। नहीं, इस्तीफे जैसा शब्द मत प्रयुक्त कीजिए। हिंदुस्तान के करोड़ों जेनजी ने, करोड़ों छात्रों ने और यूनाइटेड विपक्ष ने आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। मंत्री प्रधान गए हैं, अब प्रधानमंत्री की बारी है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री अतीत हो गए हैं और हम किसी अतीत को, भारत के भविष्य को रोंदने नहीं देंगे। कितनी बड़ी कीमत चुकाई भारत के छात्रों ने इस इस्तीफे की। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे आके कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। कौन अपने दोस्तों को इतनी बर्बरता से मारता है? पैलेट गन से मारता है, लकड़ियों में कील लगाकर मारता है। आंखें तक छात्रों की गंवाने की स्थिति आ गई। इतनी बर्बरता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। और प्रश्न, ये प्रतीक बन गए थे धर्मेंद्र प्रधान, भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए थे धर्मेंद्र प्रधान, बर्बरता का प्रतीक बन गए थे, भर्ती और प्रवेश परीक्षा की, छात्रों के भविष्य की लूट का। आज वो प्रतीक भारत के प्रजातंत्र ने उखाड़ कर फेंक दिया है। याद रखिएगा, कितने बड़े से बड़ा तानाशाह हो, इस लोकतंत्र में वो शक्ति है कि पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो लड़ता है और उसे परास्त करता है। आज मील का पत्थर भारतवर्ष ने रखा है। जो 10-12 वर्ष से कुंठा थी छात्रों में, छात्रों को और किसाब बात कर रहे थे। मैं आज सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि प्रधानमंत्री ने किसानों की भी सुनी, प्रधानमंत्री ने छात्रों की भी सुनी। 700 किसानों ने आत्महत्या की, वो कीमत किसानों ने चुकाई थी। उनको भी करनाल से दिल्ली तक बर्बरता से मारा गया, तब उनकी बात, क्योंकि दृढ़ता से अड़े रहे किसान और छात्र भी यूनाइटेड अपोजिशन के साथ। और जो मैं कहता हूं कि साधुवाद देता हूं आज मैं सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को और सर्वोच्च अदालत को, जिन्होंने उपमा दी कॉकरोच की, और वो हमेशा अपमान की कोख से बड़ी क्रांतियां जन्म लेती। आज ये बात सिद्ध हो गई। राहुल गांधी जी एक लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की गूंज के नाम से। कोटा फैक्ट्री से उन्होंने इसका शंखनाद किया है। और जो अंजना जी कह रहे उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं कि हाँ, हम सार्थक समाधान का साथ देंगे सरकार का, कि ताकि भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले ना हो। मैं ये कहता हूं हमेशा कि आज की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार को हम चेता रहे हैं कब से, 2005-6 से मध्य प्रदेश में व्यापम का बड़ा विश्व तो संसद चलेगी ना, हंगामा तो नहीं होगा अभय जी? संसद निर्भर करता, देखिए हमेशा संसद चलने का निर्णय, चलाने का निर्णय सत्ताधारी दल के पास होता है। वो किसी विषय पर चर्चा कराना नहीं चाहते, सिर्फ मीडिया में आकर कहते हैं हम चर्चा को राजी है, और अंदर उन्हीं के सांसद बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं। मैं हमेशा से, सब लोग, इनकी सरकार थी तो ये कहते थे कि सरकार का दायित्व है। खैर, ये तो कहते थे कि ये तो लेजिटिमेट तरीका है सरकार को हराने का कि आप संसद न चलने दो। लेकिन हम कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा उस दिन लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कि आइए संसद में बैठते हैं। उन्होंने कहा सरकार से पूछेंगे, अभी तो हम नहीं तय कर सकते। तो फिर जाकर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे, और वो जो लोक कल्याण मार्ग है, अगर वो लोक दमन का मार्ग बनेगा तो फिर उसके बाहर भी बैठेंगे और छात्रों के साथ प्रोटेस्ट भी करेंगे। मैं साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति को। आज जो कुछ धरने पर बैठे थे छात्र, वो उनके साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पहला न्याय की तरफ पहला कदम है। अगला कदम है प्रधानमंत्री को क्षमा याचना करनी होगी। अगला कदम है उन लोगों को दंडित करना होगा जिन्होंने छात्रों को बर्बरता से मारा है, उनके निजी अंगों पर छात्राओं के मारा। ये इतना जघन्य अपराध है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो कैमरे में कैद है। वो खुला। अजय आलोक जी, एक छोटा सा जवाब जल्दी से। समाधान कितना बता पाए अभय जी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, यही पर आकर बात अटक जाती है। मैं लौट रही हूँ अजय आलोक जी, छोटा सा रिबटल एकदम 2 लाइन का, मुझे अनुराग जी और दोनों। समाधान अभय जी कितना बता पाए, आपको नहीं पता चल पाया, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देश को तो आज तक कांग्रेस समाधान नहीं दे पाई है। ये मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी के खानदान वाले दूसरे को तानाशाह बोल रहे हैं। गजब हालत है भाई, क्या समय आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री अतीत हो गए। इससे बड़ा डिसइल्यूजन, जिसको मैं कहता हूँ डेलीरियम,
माइंड गोल है, जिस आदमी को वर्तमान का नहीं पता कि सिटिंग प्रधानमंत्री को अतीत बोल रहे हैं। 29 में चुनाव होने वाले हैं, ये अतीत बोल रहे हैं, तो समझिए किस डेलीरियम में रहते हैं। तो कोलंबियन इफेक्ट अपना कम करें और समाधान पे आए। संसद चलने देना है कि नहीं ये तय कर लें, क्योंकि हम तो संसद चलाएंगे। बहुत सारे बिल्स हैं, लाने हैं, पास करने, देश के लिए जरूरी है। और देश की जनता देख रही है, सुन रही है कि आपका क्या व्यवहार रहेगा, और आपकी निर्भरता और आपकी विश्वसनीयता जो भी थोड़ी बहुत बची है 1-2%, ये इसी पे निर्भर करेगा। इसीलिए थोड़ा संभल के बोलिए कि क्या बोल रहे हैं। अतीत हो गए प्रधानमंत्री, ये है भविष्य। अंजना जी, हाँ भेजी। अंजना जी, मैं जेनजी से आज अनुरोध करता हूं, दे दीजिए सत्ता, राहुल गांधी जी को प्रमुख बना दीजिए, समाधान देंगे। हम वादा करते हैं देश से, हम देश से वादा करते हैं। इनके जैसे नहीं कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे रहे। इन्होंने क्या दिया देश को? जो बट रहा है, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के किसानों से। वो कानून बनाया तुमने। अभय जी अब लौटते हैं। देखिए ना, यही बात है ना, गए बच्चे, गए पेपर लीक, गया उस पर घेरने का मुद्दा। अनुराग जी, आप लोग हमेशा कहते हैं कि देखियो भाई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि आप लोग भी तो इसको गया, अब उसको निकालना है, उसको हटाना है। भाई चुनाव से ही तो तय होगा ना। आज मुद्दा यह है कि संसद चले, हर नेता छात्रों के मुद्दे को उठाए, जो अखिलेश जी भी उठाना चाह रहे हैं, पेपर लीक पर बोले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो हमें लगता है सबके समझ में आ गई होगी, नन्हे दिए जब मिलकर हवाओं से लड़ गए, आंधी के पांव अपनी जमीन से उखड़ गए। अब सवाल है, जो सरकार इतनी तानाशाही घमंड में थी, छात्रों ने, युवाओं ने तय कर लिया तो उनको उनके सामने झुकना पड़ा। और एक इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, चिट्ठी लिखते हैं, 10 दिन से मैं बड़ा तकलीफ में था। इसके मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, जिसको महा झूठ बोलते हैं। 13 मई को पहला सुसाइड हुआ था नीट का पेपर का, तो क्या 20 बच्चों का दर्द 2.5 महीने से आपके दिल में नहीं आया दर्द वो कि 20 बच्चों ने सुसाइड किया? 10 दिन से आपको दर्द हुआ है जब छात्र रोड पे आ गए हैं, जब आपकी सरकार की गर्दन पकड़ ली है कि आपको झुकना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। आप सरकार हमारी वजह से हैं, हमने आपको चुना है, आप मेरी वजह से, आपकी वजह से हम नहीं है। तब जाके आपके समझ में आई, तब आप कह रहे हो 10 दिन से हमें दर्द हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। आपने तो उनपे लाठियां बरसा दी, उनका सर फोड़ दिया, टांगे तोड़ दी और बच्चियों के कपड़े नोच लिए। आप अपने मंत्रियों का अपने फैसले बदलने के लिए कुर्बानी मांगते हो। जब यह किसानों का आंदोलन हो रहा था, आपने 700 किसानों की कुर्बानी मांगी, तब आपने किसान बिल यहां वापस किया था। आज आपने क्या किया? छात्रों की लहू लुहान की कुर्बानी मांगी कि वो कैसे लहू लुहान हो। जब उनको लहू लुहान कर दिया, तब आप 26 दिन बाद जगते हो। मतलब आप लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं करते। आप सोचते हो हम तो सरकार है, सरकार को क्या, कौन हिला सकता है सरकार को? और आप ये जानते नहीं हो कि सत्ता जो होती है, जो जनता होती है, सरकार वो होती है। जनता चुनती है सरकार, इसलिए जनता सरकार है, लेकिन आप खुद को सरकार मान बैठे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि हम छात्रों की बात करते हैं। छात्रों की बात पता कैसे करते हो आप? लाठियों से। छात्रों की बात कर रहे होते तो लाठी थोड़ी बरसाते, छात्रों से बात करते। 19 दिन तक वहां अनशन पे बैठे थे, आप जाके बात करते ना। 500 मीटर के दायरे में तो सभी रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वहां पे सरकारी गाड़ियों में, बड़े बंगले में रह रहे हो ना सब एसी में। जाके उठ के जा नहीं सकते थे, वो गर्मी में बैठे थे, वो लोग बात कर लेते बच्चों से कि बच्चे आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। आपने हमें चुन के यहाँ सत्ता में बैठाया है और आप हमारी नाकामी की वजह से रोड पे क्यों? आप सुन लेते उनकी बात, तब तो आपने सुनी नहीं। आप क्यों सुने? पता क्यों नहीं सुन रहे थे? अरे हम तो दमन कर देंगे, इनकी क्या हिम्मत है, हम पुलिस लगा देंगे, इनको लहू लुहान कर देंगे, ये क्या, इनको मार के भगा देंगे। इस लय में थे आप। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने भी अपना पूरा साथ उनका दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि छात्र हमारे अपने हैं, अपना खून है, ये कोई विदेशी नहीं है। हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम इसको नेपाल नहीं बनने देंगे। ये भी हमने ठान लिया था कि पार्लियामेंट चलने देंगे या नहीं देंगे, थोड़ा इस पर भी रोशनी डाल दें। किस पे? पार्लियामेंट, संसद। देखिए, अगर सुन लीजिए मेरी बात, इनकी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की। अगर विपक्ष कोई मांग मांगता है, जनता की मांग मांगता है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको मानना। ये मानते कहां है? आप बताइए, अगर इस्तीफा पहले दे देते तो आज पार्लियामेंट चलती ना। जो पार्लियामेंट का नुकसान हुआ, पैसे का कौन भरपाई करेगा, जरा बताइए तो आप। ये अपनी तानाशाही रवैये से पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये 100-150 सांसदों को निलंबित करके पार्लियामेंट चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अपना रहे हैं। आज बड़ा सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स के शोर में ये डूब जाएगा या वाकई मतलब एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है बहुत, जिस तरह से अंजना जी, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीति को जो गलत शब्द कर दिया गया है वो गलत है। राजनीति होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए, खूब जम।
अगर राजनीति नहीं होगी तो समाधान नहीं निकलेगा। ये जो छात्रों का जो आंदोलन था, ये अपने स्वभाव में, अपनी मांगों में राजनीतिक था। करने वाले लोग थे वो गैर राजनीतिक लोग थे, और इसका असर पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। ये वो सरकार है जो बार बार कहती थी हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। क्यों इस्तीफे हुए? क्योंकि दबाव पड़ा, राजनीति हुई इसमें। और एक बात और समझना चाहिए, दुनिया में कितना भी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, दुनिया में कितना भी ताकतवर नेता क्यों, जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तक उनको झुकना पड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी हो। यह सबक है इसका। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जो आंदोलन था वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन था। नहीं, आप कह रहे हैं राजनीति की वजह से इस्तीफा हुआ। मुझे तो लगता है कि जो छात्र उतरे और जब समझ में आया इनको कि वहां छात्र मौजूद है, अगर राजनीति नहीं होती तो छात्रों को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर किसी तरीके के, अगर सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार होती तो इतना लंबा आंदोलन नहीं होता, है ना? और सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। क्यों बैठना पड़ा? अगर सरकार संवेदनशील होती तो करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, अभी समाधान की बात अजय आलोक जी कह रहे थे। 12 साल से तो आप सरकार में हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको समाधान दे। आप क्यों नहीं समाधान कर पाए? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 24 घंटे पहले उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए हैं। जब पूरी दुनिया पेपर लीक में परेशान है, हलकान है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे नहीं रुक रहा। और उत्तराखंड के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं रोक पा रहे भाई आप? तो समाधान आपके पास ना, विपक्ष से समाधान। अजय आलोक जी जवाब दें, उसके बाद से मैं आ रही हूं रागी जी तुरंत। हम कोई विपक्ष से समाधान नहीं मांग रहे आशुतोष जी। आप उत्तराखंड के पेपर लीक की बात मानते कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तराखंड में हुआ, लेकिन साथ के साथ झारखंड में भी उसी दिन 1-2 दिन के बाद हुआ। बस यही है अजय आलोक जी। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक ये नहीं है। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक जी एक सेकंड मैं आपको टोक रही हूं, मेरी बात सुनिए। उत्तराखंड में हुआ तो उधर हिमाचल में भी तो हुआ, उधर झारखंड में भी। ये करना बंद कीजिए। आप सरकार हैं और आप यहां पर केंद्र में नीट के एग्जाम्स, ऐसे बड़े एग्जाम आप कराते हैं। सारी जिम्मेदारी और बच्चों की उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं और उनकी नाउम्मीदी ने उनको सड़क पर खींच कर लाया है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आपकी लड़ाई इनसे नहीं है, आपकी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं है। आपको आज उन बच्चों को कन्विंस करना है। कब तक ये कांग्रेस क्या कर रही है और समाजवादी वाले क्या करते थे, ये कब तक बताइएगा? ये नहीं बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बच्चों की नहीं, देश की उम्मीदें भी हमसे हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। अरे बाकी को छोड़ दिए, विपक्ष की भी उम्मीद ही हम ही से है कि ठीक करेगा तो मोदी ही। हाँ, ठीक हमें ही करना है। हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, उत्तराखंड में जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। गलती है हमारी, सिस्टम को सुधारना हमारा काम है। हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि विपक्ष आके सिस्टम सुधारेगा या कोई और आके हमारे लिए सिस्टम सुधार देगा। उसके लिए व्यापक समाधान किए जा रहे हैं। लेकिन उस बात पे अपनी राजनीतिक रोटी अगर कोई सेकेगा तो अपने इतिहास के अतीत में उसको जाना चाहिए ना। क्या 2014 के बाद से ही पेपर लीक हो रहे हैं? पहले नहीं लीक होते थे, पहले तो प्रकाश में ही नहीं आता था। यूपीए के 10 साल में 9 बार सीबीएसई का प्री मेडिकल का एग्जाम का लीक हुआ पेपर। किसी ने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया? हमें हमारी जिम्मेदारी समझाने की जगह एक व्यापक समाधान की तरफ कभी बढ़ना नहीं है। ठीक है, आपके पास मुद्दे नहीं है तो किसी न किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी जिंदगी के लिए वेंटिलेटर मत ढूंढिए। राजनीतिक वेंटिलेटर इससे नहीं मिलता है। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी सवाल तो यही है ना कि पेपर लीक का मुद्दा हो या वहां पर प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी का, ये मुद्दा मतलब किसी और ने नहीं दिया आपको। ये कोई जबरदस्ती का बनाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये हुआ है। पेपर लीक हो तो, चंदा चोरी हो तो। अंजना जी, हम कोई 100% फुल प्रूफ, हम क्या भगवान हैं? क्या हमारे सिस्टम में गलतियां नहीं हो सकती हैं? हमारा क्या काम है कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए, भविष्य में ऐसी नहीं गलती हो ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। सरकार इसलिए हम 100% फुल प्रूफ तो नहीं है। हाँ। मैं अजय आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि वो ईश्वर नहीं है। गलतियां हो सकती हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कभी तो अपनी गलती आप मान लीजिए। 2024 में कानून लेकर आप आए, उस कानून के आने के बावजूद भी धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो मंत्री महोदय की गलती होगी, कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती होगी। जब पूरा देश पेपर लीक पे इस वक्त खोल रहा है, उस वक्त भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अजय आलोक जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। तो क्यों नहीं सरकार इसको युद्ध स्तर पर इस मामले को लेती और उसके बाद इसका समाधान खोजने की कोशिश करती? जब बच्चे, जब हालत इतनी बुरी हो गई। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए एक बार, सुनिए ना जल्दी, फिर रागी जी बोलेंगे। 9 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार टीवी पे आए। उन्होंने सीधा कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी फेलियर है।
ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं माना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था ऑन कैमरा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फेलियर है जो हुआ, आगे भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हमने एग्जाम कैंसिल किया और रीनीट का ऑर्डर किया है और हर तरह के उपाय किए जाएंगे कि कोई ऐसे भविष्य में नहीं हो। उत्तराखंड में फिर हो गया, झारखंड में फिर हो गया, तेलंगाना में हो गया, केरला में हो गया, ये राज्य सरकारों में भी हो रहा है। एक सिस्टम बने जो सारे स्टेट्स भी अडॉप्ट करें, सेंटर भी अडॉप्ट करे। ऐसे समाधान क्या विपक्ष की तरफ से आज तक आए? नहीं, आज तक आए? आप अगर सब बोल रहे हैं हमें कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी? विपक्ष क्या सरकार में नहीं रहा है? वो क्या सजेशन नहीं दे सकते हैं? लेकिन सजेशन की जगह आप आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, अराजकता में भी विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री के घर पे जाकर बैठेंगे, उससे समाधान निकलेगा। जस्टिफाई करते हैं आप इस चीज। देखिए यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का ये मानना है कि राहुल गांधी के आंदोलन के कारण जो है वो सरकार झुक गई या धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया, तो ये बड़ी उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं बची हुई है कि देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। चूंकि ये छात्रों का आंदोलन था, और मैं बार बार कर रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं कि ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का टोक रही हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था। आप टोकिए, आपका ये अधिकार है, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। छात्र आए थे, छात्रों का ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था और उसमें पूरे के पूरे गैर राजनीतिक जो अवांछित लोग थे उसमें भी इसमें शामिल हो चुके थे। पूरे देश में आग लगने की स्थिति थी। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार के सामने कोई चारा नहीं बच गया था कि इन लोगों को प्रिएम्प्ट करने के लिए वो आंदोलन खत्म कराने की दिशा में कदम बढ़ाए, और उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए ये सबसे बड़ी शर्त थी। क्योंकि छात्र थे और जैसा आशुतोष ने कहा कि वो छात्र इस बात के लिए अड़े हुए थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यदि नहीं होता है तो आगे बात बढ़ने की लिए स्थिति नहीं थी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस चीज को मान लिया। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि या तो ये काम पहले होना चाहिए था, या ये काम या तो पहले ही हो जाना चाहिए था, या सरकार को इस पर अड़े रहना चाहिए था कि यह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की इसमें बहुत किरकिरी हुई है, इससे भी मैं कतई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक रही शिक्षा में व्यवस्था के सवाल, तो ध्यान रखिएगा यही सरकार है जिसने कम से कम नकल के खिलाफ कानून लेकर के आया। आपकी सरकार ने कानून लेकर के नहीं आया था। और समाजवादी पार्टी ने, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे, तो नकल के खिलाफ बहुत बड़ा कानून लेकर के आया, बहुत कठोर कानून लेकर के आया था। और मुलायम सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जितने छात्र जो है वो जेलों में बंद हुए हैं, नकल करते हुए पकड़े जाएंगे, उनको सबको छोड़ा गया जाएगा। और छोड़ा गया था, उस नकल कानून को निरस्त किया था। बात करिए ये गलत बात है अंजना जी, ये गलत बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आज नैतिकता की बड़े बड़े मापदंड लेकर के आए, 2011 में क्या था? कपिल सिब्बल थे ना, यही विनीत जोशी जो थे, यही विनीत जोशी जो थे, वो उस समय सीबीएसई के चेयरमैन थे। और वो क्या हुआ था उस समय? क्या लखनऊ के अंदर पेपर पर नहीं लीक हुए थे? तो क्या आपके अंदर बना के रखा था? 2024 के अंदर आपने क्यों बना के रखा था उनको? अरे भाई 2000 कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी था, फिर वही बात कर रहे हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं था उसको पता करने का? अरे मैं कह रहा हूं कपिल सिब्बल की क्या जिम्मेदारी नहीं थी क्या? कपिल सिब्बल की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है 12 साल से? अपनी बात आपने नहीं कही, ये गलत बात है। 2011 आपकी 2011 के अंदर कपिल सिब्बल का क्या तब नैतिकता क्या थी? और जब आप लाठीचार्ज करने की बात करते हैं, और अन्ना आंदोलन के समय याद कीजिए 26 अगस्त 2011 राहुल गांधी ने क्या संसद में कहा था कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ये आपके राहुल गांधी का बयान था। फिर 11 अक्टूबर 2011 राहुल गांधी का यही उदाहरण था, डंडे चलाए थे आप। 2026 में आइए। अरे प्रधानमंत्री 12 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? रागी जी, कोई जवाबदेही है या नहीं है? भूषण मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार जा चुकी है, यूपीए की सरकार जा चुकी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये दोनों जगह आप सरकार में बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ये व्हाट अबाउट रीड नहीं है, ये व्हाट अबाउट रीड नहीं है। अरे भाई थोड़ा तो अहंकार छोड़िए। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा नहीं जाएगा, छोड़िए। आदमी बेईमान है, सीखिए कम से कम। नैतिकता के नाम पर तुम आए थे। गुस्से में क्यों? आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, आपको छात्रों के साथ होना चाहिए। सर आप सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो टेप अरे भाई आप सिंह सरकार को छात्रों के साथ होना चाहिए। वो छात्र आपसे प्रेरणा लेते हैं, पत्रकारिता और आप सरकार के साथ हैं। आपके पास पत्रकारिता की कौन सी नैतिकता थी आपके पास? अरे भाई आप
प्रोफेसर हैं, मनमोहन सिंह को बचाने के लिए, छात्रों के साथ मनमोहन सिंह को बचाने के लिए ये टेप रख लेते हैं, ये और राजदीप दोनों। वो कोई नहीं मानता, कौन सी नैतिकता थी आपकी? कोई नहीं मानेगा, चिंता कौन सी मत करिए। पत्रकारिता की नैतिकता थी? अच्छा ठीक है, हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं होगा। आ रही हूँ अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, आ रही हूँ तीनों के पास। मुझे बस अजय आलोक जी। जी अंजना जी, मुझे आशुतोष जी हो, चाहे भदौरिया साहब हो, चाहे कांग्रेस के अभय दुबे, बस ये बताइए कि नैतिकता पे ज्ञान देने का फुल फ्लेजेड टेंडर और फुल फ्लेजेड लाइसेंस से विपक्ष का हो जाता है क्या? आप विपक्ष में आ गए, आप सत्ता से हट गए, तो इसलिए नैतिकता पे आप ज्ञान दीजिएगा? और आपको कोई जब आईना दिखाएगा तो आप कहेंगे कि हम सत्ता में ही नहीं है, हम सत्ता में ही नहीं है, माफ करिएगा, हम सत्ता में ही नहीं, आप ये कहेंगे? ये आपकी नैतिकता है। चुके इसलिए कृपया करके नैतिकता का लेक्चर देना यहाँ बंद कीजिए। आपने आज तक 70 साल इस देश में है, आज तक नकल विरोधी कानून लाने की तो हिम्मत नहीं हुई। पेपर लीक कैसे रोकिएगा? पेपर लीक कैसे रोकिएगा कि फिर किसी बच्चे को ऐसा कदम ना आगे उठाना पड़े, फिर से किसी बच्चे को साल मेहनत करने के बाद फिर री एग्जाम की तैयारी ना करनी पड़े? ये बताइए। पेपर लीक रोकेंगे, बिल्कुल पेपर लीक रोकेंगे, हर हालत में रोकेंगे। और इसी के तहत नया स्ट्रिक्ट कानून बनाया जिसमें 3 महीने के अंदर हर हालत में इन्वेस्टिगेशन करके निर्णय देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ तक का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। पूरे एग्जाम का जुर्माना वसूला जाएगा। 7 से 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है। ऐसे ऐसे डेटरेंट लाएंगे कि इन चोरों की हवा निकल जाएगी, नहीं कर पाएंगे। ये दृढ़ संकल्प है हमारा। और आप जानती हैं कि मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही दृढ़ संकल्प के तहत जो काम असंभव लोग मानते थे वो हमने करके दिखाया है। दुबे जी, बड़ा चैलेंज है हमारे पास। अनुराग जी। अंजना जी, सवाल ये है कि अभी कह रहे थे कि हमने सजा का प्रावधान किया। 2024 में भी आपने बहुत सख्त कानून बनाया था। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आप पेपर लीक होके दिखाए, उसके बाद भी लीक हो गया ना। सजा बाद में आती है, आप व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। आपका डिलीवरी सिस्टम खराब है, उसमें करप्ट लोग हैं। आप यहाँ भ्रष्टाचार फैलाओ, उसको ठीक कीजिए, बाद में सजा मिलेगी। भाई पेपर लीक हो गया, बच्चा सुसाइड कर लेगा, उसके बाद किसको सजा दे रहे नहीं दे रहे हो तो बात की बात आती ना। पहले लीक को तो रोकिए। दूसरी बात, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, कम से कम इस देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी ना, विपक्ष और छात्र युवा मिलकर उसको शिक्षा पे ले आए। अब राजनीति शिक्षा पे करो तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप हर एक को टैग दे देते हो ना, किसान आपसे अधिकार मांगता है तो खालिस्तानी हो जाता है। छात्र अधिकार मांग रहा था, अभी 2 दिन पहले आप उनको उपद्रवी बता रहे थे कि उपद्रवी है। जब यहाँ पे आदिवासी अधिकार मांगता है तो उसको बोलते नहीं, एक तो नक्सल है। और जब शहर के पढ़े लिखे लोग आपको आईना दिखाते हैं, अधिकार की बात करते हैं, कहते हैं अर्बन नक्सल है। हर किसी का तो आप एक रूपरेखा खींचे बैठे रहते हो। और हमने बार बार बोला कि आप इतिहास में देश को जिंदा रखना चाहते हो, इसलिए क्योंकि आप इतिहास की बात करके हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य, उनका वर्तमान दोनों बर्बाद करना चाहते हो। आपने 20 मिनट बोला, अंजना जी ने आपको मौका दिया, अच्छा कि आपको मौका दिया, लेकिन 20 मिनट में आप एक सच नहीं बोल पाए। वही रटी बात 20 बार आपके पास गई, वो 20 बार एक ही बात रट रहे हो। अरे आपको मान लेना चाहिए ना आपसे गलती हुई। क्यों नहीं मानते आपसे गलती हुई? छात्र वहां बैठा था 29 दिन वहां पे, जब वो अपना अनशन पे बैठा था, आप जाके मिल लेते, उनकी समस्या का समाधान कर देते। भाई 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं सभी लोग ना, तो क्यों नहीं आपने समस्या का समाधान किया? जब पार्लियामेंट तक आ गए अपना अधिकार मांगने के लिए, जब आपको लगा कि अब आप बात सुनिए, मैंने बात बीच में कट गई थी अंजना जी। हम लोग हैं विपक्ष के लोग और युवा मिलके इसको यहाँ नेपाल ना बनने देगा ना बांग्लादेश बनने देगा। ये शांतिप्रिय युवा थे, इनके हाथ में कोई डंडा नहीं था। आपने देखा होगा बांग्लादेश और नेपाल में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, शांत थे। अगर तोड़फोड़ किसी ने की है तो आपके पुलिस वालों ने की है, उन्होंने उनके सर फोड़े हैं। वो तो बेचारे हाथ बंद करके अपने, और आप पार्लियामेंट के अंदर में वंदे मातरम का बिल बनाने की कोशिश करें, बनाइए बिल, लेकिन वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा पकड़े लोगों पे आप लाठियां बरसा रहे। ये कैसे वंदे मातरम की बात करते हैं आप? इसके मतलब वंदे मातरम आप सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप उसके पद चिन्हों पे नहीं चलते। ये चिंता की बात है जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अवांछनीय लोग छात्र आंदोलन में आ गए, सत्ता में अवांछनीय लोग बैठे हैं। ये कह रहे थे हम भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं, ये सत्ता नरपिशाच और आदमखोर हो गई है जो छात्रों की जान लेने पर आमादा है। अंजना जी ने बोला कि साथ बैठकर समाधान निकालेंगे, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। ये नीट 2024 का मुख्य आरोपी मुखिया के साथ बैठना चाहते हैं। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी उस मुखिया को, क्या समाधान निकालेंगे? कल ही रिपोर्ट आई कि 32 लोग जो आरोपी थे उनको छोड़ दिया इस सरकार ने। तो ये सरकार की सत्ता की सरपरस्ती पेपर माफियाओं के साथ, पेपर लीक करने वाले के साथ है।
उत्तर प्रदेश में उस आदमी को ठेका दिया पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो बिहार की जेल से छूट कर आया था, और उसको नोटिस दिया तो विदेश भाग गया, फिर उसको क्लीन चिट दे दी है। क्या इनकी इच्छा शक्ति नहीं है? मैं कह रहा हूं कि अब मंत्री प्रधान गए, प्रधानमंत्री की बारी है। इस समस्या का स्थायी समाधान है इस सत्ता का चले जाना, और ये माइलस्टोन रखाएगा कि सरकार ऐसे विषय पर गई है जो छात्रों की अनसुनी करती है। तो भारत के भविष्य को अभय जी, अंजना जी, हाँ अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री की बारी है। चक्कर है कि एक लाइन थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम हमारा नहीं निकल रहा है। इनकी ख्वाहिश ऐसी है कि इन्हीं का दम निकल जाता है। लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, मना रहे हैं कि सत्ता का जाना। राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, अरे डेरिरियम से निकलो, कोलंबियन इफेक्ट से, वास्तविकता की धरती पे आइए। अरे भदौरिया जी इतना जो चिल्ला रहे हैं दाएं बाएं का, हम जानते हैं किस तरह के वृक्ष हैं। हम तार के वृक्ष नहीं है कि जो तन के खड़े हैं। हम सरकार में हैं इसलिए हैं क्योंकि हम आम के पेड़ हैं और हमें फल लगते हैं तो हम झुक जाते हैं। झुकने में हमें इंदिरा गांधी जैसा ईगो नहीं है कि हम इमरजेंसी लगा दें। इंदिरा गांधी नहीं है हम के इमरजेंसी लगा दें, जनता की बात न सुने। इसलिए कृपया करके अपना ज्ञान अपने पास रखिए और संसद में आइए। बिल पास करवाना जरूरी है देश हित में। और लोकतंत्र को नहीं, ये देखिए ये खड़ा हो गया, ये ताड़ के पेड़ बन के खड़े रहे, इसीलिए बार बार जा रहे हैं। ताड़ के पेड़ बन के खड़े रहिए। आप पूछिए अजय आलोक जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरा एक बस छोटा सा सवाल है। 2013-14 में जो एजुकेशन बजट था वो 4.6% था। 2025-26 में वो एजुकेशन बजट घर के 2.5% हो गया। क्या इससे नहीं लगता कि आपकी सरकार की जो का फोकस है वो एजुकेशन पे नहीं है? लगातार एजुकेशन बजट जो है वो क्यों कम हो रहा? यूपीए जब सत्ता में आई थी 2004-05 में एजुकेशन बजट 8,621 करोड़ का था। यूपीए जब सत्ता छोड़ के गई थी 13-14 में एजुकेशन बजट 58,000 करोड़ का था। आज हम 2026 की बात कर रहे हैं, एजुकेशन बजट 1,41,000 करोड़ का है। और आप जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट की बात कीजिए आशुतोष जी। डबल से ज्यादा बढ़ा दिया एजुकेशन बजट का जो आईआईटी की संख्या डबल हो गई, डबल से ज्यादा हुई। एक मिनट मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 रुपए था पहले, सवाल पूछे तो जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत। आशुतोष जब सवाल जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत। मुझे बता लीजिए जब 8,000 करोड़ था तो कितने परसेंट था बजट? एक मिनट बोलिए, जवाब सुनिए। जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वो जवाब दीजिए, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए अजय जी। डायरेक्ट ही जवाब दे रहा हूं कि बात सुना करें। जब सवाल पूछें तो जवाब से भागिए मत, उसको आंकड़ों में मत उलझाइए। 1,41,000 करोड़ का बजट है आज के डेट में। मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी थी? 373, आज कितनी हो गई है? 750 से ऊपर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट किया, आप लोग के छाती पे सांप लौट गए। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, पहले गरीब छात्रों से दूर था, आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गरीब छात्रों के पास है। ये आप नहीं चाहते हैं। अजय जी, कितने आईटीज बढ़ गए, कितने कॉलेजेस बढ़े, कितने यूनिवर्सिटीज बढ़े? अमेरिका का बजट जो होता है उसके परसेंटेज में होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम यदि बढ़ जाता है तो क्या है? अरे भाई बजट का तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, बजट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसी बात है क्या बात? बायस तरीके से तुम बात कर रहे हो। क्यों? बजट का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, बात कर रहे हो। अरे भाई 2% से ज्यादा बढ़ रहा है। अरे भाई जब पहले सरकार के पहले 100 रुपए था, 200 रुपए अगर होगा तो 6 अगर आप 8,000 4.5 रुपए खर्च करते 9 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? आप 9 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? पैसा कितना खर्च करते हैं वो करिए, देखिए पेपर मत बजट लीक आपका होने लगातार दीजिए। गिरता जा रहा है। पेपर का लीक होना सबसे बड़ी परेशानी बन गया है और इस कैंसर का इलाज आप ही को करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की जो व्यवस्था है, टीचर्स को लेकर है, बहुत सारी परेशानियां हैं। जय आलोक जी, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना डीप क्लेंजिंग की जरूरत है पूरी व्यवस्था की। निश्चित तौर पे जिम्मेदारी हमारी है और जवाब भी हम ही को देना है और समाधान भी हम ही निकालेंगे और हम निकालने की दिशा में बहुत सिंसियरली हम प्रयास कर रहे हैं और इसका समाधान हर हालत में निकलेगा। ये हमें इंश्योर करना है कि बिल्कुल परीक्षा नकल रहित हो और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये बिल्कुल होके रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि कल देश की संसद चलेगी और वहां पर हम तमाम नेताओं को सुनेंगे और किस तरह से पेपर लीक प्रूफ व्यवस्था आप बनाएंगे उस पर भी सरकार का पक्ष आएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।